नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एमपी पुलिस का पेपर ज़ोरों तोरों से चल रहा है और उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी भी ज़ोर तोर से लगे हुए होंगे तैयारी में। तो आज हम आप सभी के लेकर आए हैं 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन था, जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमने एनालिसिस के माध्यम से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमने सेंटर से जाकर कुछ विद्यार्थियों से लिया है और कुछ ऐसे दोस्त हैं हमारे करीबी जो कि वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन भेजे हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा था। ठीक है। और जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है और 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ होगा, वो उन विद्यार्थियों का अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आए हुए थे या नहीं आए हुए थे। ठीक है। और ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनका विद्यार्थियों का पेपर होने वाला है, ताकि उनको पता चल सके कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और बार बार क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है। जो विद्यार्थी लगातार एनालिसिस देख रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है यदि वस्तु पास हो तो। ठीक है। यदि वस्तु पास हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका सही आंसर होगा आभासी और सीधा। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। लेकिन यदि वस्तु लेंस के बहुत करीब हो तो यह आभासी सीधा भी बन सकता है। ठीक है। सीधा और वास्तविक भी बन सकता है। प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। आवर्त सारणी से ऊपर से नीचे जाने पर कभी विद्युत ऋणात्मकता पूछ लेता है, तो कभी अभिक्रियाशीलता पूछ लेता है, तो कभी आयनन ऊर्जा पूछ लेता है, तो कभी आध्यात्मिक ऊर्जा पूछ ले रहा है, गुण पूछ ले रहा है। ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए, आज हम इसका झेला ही खत्म कर देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आप तैयार हैं ना? तो देखिए, पहला ये रहा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है। तो चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार, धात्विक गुण और अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और आध्यात्मिक गुण घटते हैं। ठीक है। यानी कि जब ऊपर से हम नीचे जाते हैं तब क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और धात्विक गुण और अभिक्रिया, ये तीन चीज़ें बढ़ते हैं। परमाणु का आकार बढ़ेगा, है ना? कौन कौन सा? परमाणु का आकार बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा और अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है। लेकिन इसी का उल्टा क्या क्या घटता है? आयनन ऊर्जा घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आध्यात्मिक गुण घटते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब चलिए देखिए कि परमाणु आकार अगर पूछ ले तो कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के परमाणु में एक नया कोष जुड़ता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर। देखिए, अब दूसरा है अभिक्रियाशीलता। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड। आयनन ऊर्जा, अगर ऊपर से आप नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा घटेगी और विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगी और आध्यात्मिक गुण भी घटेगी। परमाणु आकार, अभिक्रियाशीलता और विद्युत ऋणात्मकता, ये अभिक्रियाशीलता, ये तीन जो हैं तो वो क्या करती हैं, घटती बढ़ती हैं, लेकिन तीन जो हैं वो घटती हैं। ठीक है। अब एक इसमें से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका एक नंबर तो क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विभाग जल से संबंधित है। ऑप्शन उनने दे रखा था, मत्स्य विभाग, पेयजल विभाग, जल विभाग। तो इसका सही आंसर आप लोगों को लगाना था उपरोक्त सभी, क्योंकि मत्स्य विभाग, पेय जल विभाग और जल विभाग, ये जल विभाग से ही संबंधित है सब तीनों। ठीक है। देखिए,
अब मत्स्य विभाग की बारी आती है, तो मत्स्य विभाग में हम क्या करते हैं, मछली उत्पादन से संबंधित इसमें करते हैं, ठीक है। और पेयजल से संबंधित क्या होता है कि हम स्वच्छ पानी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, ये रहा पेयजल से संबंधित। जल विभाग के अंदर लगभग सभी आ जाते हैं, जैसे कि कहीं दूर तक जल विभाग का क्या दिया है, जैसे जल संसाधनों के प्रबंधन, जैसे सिंचाई योजना और अन्य जल संबंधी मुद्दों को ध्यान रखता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मत्स्य विभाग क्या करता है, यह जलीय जीवों और मत्स्य पालन से संबंधित ये अपनी जानकारी रखता है, ठीक है। पेयजल, यह सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहता है, ठीक है। और जल विभाग, यह जल संसाधन विभाग का एक समान नाम है जो सिंचाई, जल बंटवारे, जल प्रबंधन जैसे व्यापक जल संबंधी मुद्दों को संभालता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत की एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सहयोग किया था? तो ये हमारे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इन्होंने क्या किया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के समय में भारत को खंडों पे विभाजित किया गया था, जिसमें से कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी, ठीक है। कितने रियासतें थी, 565। अब 565 रियासतों को अपने भारत में मिलाना था, एकीकृत करनी थी, अपने आप में मिलाना था। ये काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आप चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाइए, लेकिन इन सभी को क्या करना है, भारत में शामिल करना है। तो इन्होंने ऐसा काम किया, और सैन्य कार्यवाही के कुछ को सैन्य कार्यवाही के नाम पे किया था, और कुछ कूटनीति के, तो कुछ कैसे भी करके किसको धमकी दे करके किसी भी तरह से उन्होंने 565 रियासतों को अपने भारत में मिलाया था। ये सरदार पटेल जी ने 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में हुए चुनाव 1952 में विधानसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी, ठीक है। जो सीटें थी वो कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे, 60 सीटें थी। मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था 1952 में, तो विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे, 60 सीटें थी। जिन विद्यार्थी ने 60 पे लगाया होगा उनका सही है, ठीक है। 1952 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के तत्कालीन भाग सी राज्य विंध्य प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें थीं। इन 60 सीटों के लिए कुल 48 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मैग्नीज लोहा किन किन जिलों में पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीज और लोहा किन किन जिलों में पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैग्नीज का हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीज बालाघाट, यह मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडार वाला जिला है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, मैग्नीज। छिंदवाड़ा में भी, यहाँ भी मैग्नीज पाया जाता है जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। झाबुआ जिला, इस यहाँ भी मैग्नीज के कुछ भंडार हैं। कटनी, इन जिले में भी मैग्नीज का निष्कर्षण है। देखिए अब कौन कौन सा है, बालाघाट है ना, छिंदवाड़ा हो गया, और झाबुआ हो गया, और कटनी, ये 3-4 जिले हैं जिसमें हमको क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या है, बालाघाट में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है लोहा, कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो लोहा बालाघाट में यह लौह अयस्क के महत्व भंडार पाए जाते हैं। जबलपुर है दूसरा, है ना, बालाघाट, जबलपुर, और कहाँ पाया जाता है, छिंदवाड़ा, और सिहोरा। सिहोरा जो है कि जबलपुर में के अंदर ही आता है। कुछ खनन परियोजनाएं जो लौह अयस्क के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये 3-4 जो हैं वो कहाँ, लौह अयस्क पाया जाता है इनमें, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आग की खोज, ठीक है, क्या बोला, आग की खोज कब की गई थी, तो सही इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल। लेकिन इसमें ईएसबी क्या मानता है, एमपीपीएससी तो मध्य पाषाण उसको माना था कि मध्य पाषाण में आगे की खोज किया गया था। एमपीपीएससी में जब पेपर हुआ था तो उनने विद्यार्थियों में उसमें ऑब्जेक्शन लगाए, तो मध्य पाषाण को सही माना था। लेकिन ईएसबी को देखना है इस बार कि ईएसबी क्या मानती है, पूरा पाषाण काल मानती है कि मध्य पाषाण काल मानती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आज आग की खोज किसी एक निश्चित तिथि पर नहीं हुई थी, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो पूरा पाषाण काल में लगभग 1.5 से 2 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। शुरुआती मनुष्यों ने प्राकृतिक आग
जैसे बिजली से लगी आग का उपयोग करना शुरू किया। लगभग 4 लाख साल पहले उन्होंने नियंत्रित तरीके से आग जलना सीखा। प्राकृतिक आज आग का उपयोग आदिमानव खाना बनाने, गुफाओं को गर्म रखने और शिकारियों से बचाव के लिए किया करते थे। शिकारी यानी कि जैसे बड़े जानवर हो गए, बाघ, चीता, इनसे बचने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आग पर नियंत्रण लगभग 4 लाख पहले मनुष्य ने आग को नियंत्रित करना सीख लिया था और उसे जलाकर रखना भी सीख लिया था। ठीक है, जिससे इसका उपयोग भी आसान हो गया। प्रगतिशील खोज कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आग को नियंत्रित करने एवं स्वयं आग जलाने के तरीके विकसित करने की प्रक्रिया लाखों वर्षों में हुई थी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली क्या थी। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था क्या प्रणाली है इसको देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था प्रणाली के दो मुख्य हिस्से थे, बाजार नियंत्रण और सैन्य सुधार। बाजार नियंत्रण दो थे, दोनों अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने अनाज, कपड़े, गुलाम और पशुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किया और कीमत भी तय किया था। वहीं दाग और हुलिया प्रणाली सैन्य सुधारों का हिस्सा थी। ठीक है, दाग और हुलिया प्रणाली सैन्य सुधारों, जिसका उद्देश्य सैनिकों और घोड़े का रिकॉर्ड रखना ताकि सेवा की दक्षता और निष्ठा सुनिश्चित हो सके। बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवान ए जो रियासत थे यह बाजार का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था जो नियमों को लागू करता था। अगला आता है समा ए मंडी, यह अनाज बाजार का अधीक्षक होता था जो होता था। ठीक है, अब तीसरा है सारी ए एंडल, यह निर्मित और आयात वस्तुओं विशेष कपड़ों का बाजार था। मूल नियंत्रण क्या था उनका कि सभी आवश्यक कीमतें तय, जमाखोरी को सभी नियंत्रण करते थे। और गुप्तचर बाजार की गतिविधियां, जो गुप्तचर हुआ करते थे वो बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखा करते थे। ठीक है, मुनिया जैसे गुप्त जड़ों नियुक्त दाग और हुलिया प्रणाली। दाग, अब देखिए मेन चीज़ ये है दाग और हुलिया प्रणाली क्या है। ठीक है, तो दाग के बारे में हम बताते हैं आपको कि दाग यह घोड़े पर एक ब्रांडिंग चिन्ह लगाने की प्रथा थी। जैसा घोड़ा हो गया, घोड़े में अपना जैसे कि हमको मान लीजिए स्टार लगवाना है तो सभी घोड़ों में क्या करते थे स्टार का उसमें गर्म करके और घोड़े पर चिपका दिया जाता था तो वो जल जल जाता था। जलने के बाद वहाँ निशान बन जाता था स्टार का। तो स्टार के जैसे कि आप राजा हैं तो वो घोड़ा कहीं भी जाएगा तो स्टार लगा हुआ है तो वो स्टार उसी राजा का माना जाएगा कि घोड़ा उस राजा का है। ठीक है, इस तरह का वो ब्रांडिंग चिन्ह लगाया करते थे। ठीक है, और जैसे कि घोड़ा अदला बदला ना हो सके, कहीं भी चला जाए तो पता चल सके कि ये किस राजा का घोड़ा है। ठीक है, तो ये था दाग प्रणाली। ठीक है, अब आते हैं हुलिया प्रणाली। हुलिया प्रणाली ऐसा होता है कि जो सैनिक थे उनका विवरण रखता था पूरा, है ना, क्या करता था उनका पूरा विवरण रखता था, चेहरे का पूरा विवरण विवरण रखता था कि उसका दाएं आँख में तिल है, बाएं में है, इधर उधर पूरा चेहरे का पूरा सुनिश्चित रखता था, ऐसा वो प्रथा रखता था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत की छत किस पत्थर को बोला जाता है। तो अब क्या बोलेंगे लद्दाख। भारत की छत एक पमीर का पठार है और एक लद्दाख का पठार है। तो भारत का लद्दाख बोला जाता है और लेकिन दुनिया को पमीर का पठार। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की छत किसी एक पत्थर को नहीं, पठार को नहीं, ठीक है, पठार को नहीं बल्कि अक्सर लद्दाख के ऊंचे इलाकों को कहा जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पमीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। देखिए हमने अभी बताया ना कि पमीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। लद्दाख भारत की छत शब्द का प्रयोग अक्सर भारत के लद्दाख क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो प्रमुख ऊंचे, बहुत ऊंचे और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं। पमीर का पठार उत्तर जो है, पमीर का जो पठार है इस दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। और हिमालय हिमालय जो है वो ध्यान शान, करकोरमा और कुन्नू, हिंदू कुश जैसे पर्वत, बहुत सारे श्रृंखलाएं हैं जो संगम पर स्थित हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन,
कि खजुराहो का नृत्य समारोह 2025 में कौन से व्यंजन को अपनाया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। विदेशी व्यंजन को अपनाया गया कि भारतीय व्यंजन को अपनाया गया कि मध्य प्रदेश के व्यंजन को अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हुआ मध्य प्रदेश के व्यंजन। जिन विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश लगाया होगा तो उनका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये एमपी का पेपर चल रहा है, तो अगर कहीं मध्य प्रदेश आता है, भारत आता है और कोई राज्य का नाम आता है तो ज़्यादातर आंसर आप एमपी में ही लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये एमपी का पेपर चल रहा है तो एमपी जी के ही मतलब ज़्यादातर क्वेश्चनों का आंसर हुआ करेगा, ठीक है डियर फ्रेंड। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में मध्य प्रदेश के जनजाति एवं जल मंत्री कौन हैं। तो आप क्या बताएंगे, कुंवर विजय शाह। जिन विद्यार्थियों ने कुमार विजय शाह में लगाया होगा उनका 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2025 में मध्य प्रदेश के जनजाति मंत्री कुंवर विजय सिंह और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए कोई एक मंत्री जनजाति और जल दोनों विभाग के मंत्री नहीं हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमार विजय सिंह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि अगर आप बाइक या साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है। तो क्या बताएंगे, मेरुरज्जु बताता है, ठीक है। यह प्रक्रिया मेरुरज्जु द्वारा संसाधित की जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क की भूमिका बाद में होती है। जब आप गिरते हैं तो आपके शरीर को झटका का एहसास होता है और मेरुरज्जु तुरंत एक संदेश भेजता है कि आप तुरंत खड़े हो जाएं। मस्तिष्क को बाद में इस बारे में पता चलता है। अब देखिए मेरुरज्जु के बारे में जान लेते हैं कि मेरुरज्जु का काम क्या होता है। यह एक तांत्रिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है। शरीर के किसी हिस्से की मिली जानकारी मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, ठीक है। और मेरुरज्जु तुरंत उसे हिस्से की मांसपेशियों को अनुक्रिया करने का वो करती प्रतिक्रिया करने का आदेश देता है। कौन, मेरुरज्जु तुरंत मांसपेशियों को देता है, ठीक है। यानी कि आपके हाथ पे अगर चोट लगा तो वो चोट का जो चोट लगने का संदेश है वो कौन पहुंचाएगा, मेरुरज्जु पहुंचाएगा, किसको, मांसपेशियों तक। इसके बाद वो मांसपेशी तुरंत मस्तिष्क को बताता है, ठीक है। अब देखिए मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। मस्तिष्क इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मेरुरज्जु मस्तिष्क को इस बारे में सूचित करता है कि यह हुआ था। उदाहरण जैसे छींक आना या सुई चुभने पर हाथ पीछे हटा लेना, यह भी ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया हैं जिनमें मस्तिष्क सीधे शामिल नहीं होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो चलिए ये रहा फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जीके साइंस का और करंट अफेयर्स का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जिन विद्यार्थियों का पेपर बचा हुआ है, ठीक है, उन विद्यार्थियों तक ये क्वेश्चन भेजने का प्रयास जरूर करें। ये एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।